नमस्कार, दामाद मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। अब तक के वीडियो में हमने कक्षा 10 के अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अंतर्गत हमने प्रश्नावली 3.1 और 3.2 को समाप्त कर दिया है, जिसमें हमने ये सीखा था कि किस तरह से हम ज्यामितीय विधि या जो ग्राफीय विधि है उसके द्वारा हम रैखिक समीकरण युग्म जो है उनको हम किस तरह से हल कर सकते हैं, संगत या असंगत समीकरणों की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। तो ये हमने प्रश्नावली 3.1 में हमने सीखा था। इसके साथ ही हमने प्रश्नावली 3.2 में हमने प्रतिस्थापन विधि के द्वारा किस तरह से हम रैखिक समीकरण युग्म जो है उनको हम हल कर सकते हैं, ये भी हमने बहुत ही सरल तरीके से सीखा था। तो जो साथी पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो उनसे आग्रह करूंगा कि आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी आपके कक्षा 10 से संबंधित जो कंटिन्यू जो वीडियो बन रहे हैं तो उनका नोटिफिकेशन जो होगा वो आपको समय पर मिल जाएगा। तो साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें, ताकि उनको भी इसी तरह से बेनिफिट मिलता रहे। तो आज का जो वीडियो उसमें हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 3.3 और उसमें हम सीखेंगे विलोपन विधि से रैखिक समीकरण युग्म जो है उनको हम किस तरह से हल कर सकते हैं। चलिए, तो प्रश्नावली 3.3 की तरफ बढ़ते हैं। 3.3 का पहला जो प्रश्न दिया हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, ये हमें बतानी है। ठीक है, तो जो साथी पहले से इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं या पिछला वीडियो जिन्होंने देखा है वो तो प्रतिस्थापन विधि जो है उसको अच्छी तरह से करना जानते हैं। तो जो साथी उन वीडियो से वंचित हो गए तो उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से भी सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, हम जो बात कर रहे थे कि इस समीकरण में यहाँ पर भी समीकरण युग्म तो हमें दोनों दिए हुए हैं और हमको उनको विलोपन विधि के द्वारा हल करना है। साथ ही इसमें प्रतिस्थापन विधि भी उससे भी हल करने के लिए कहा है, लेकिन ये इसलिए कहा है ताकि इसमें ये पूछा गया है कि कौन सी विधि आपको अधिक उपयुक्त लगती है, यानी कौन सी विधि है जिससे आप प्रश्नों को जल्दी कर पाते हैं। प्रतिस्थापन विधि में हमने देखा था कि प्रश्न उससे थोड़ा सा लंबा होता है, जबकि विलोपन विधि से जब हम प्रश्नों को करेंगे तो आपको समय की बचत भी होगी और प्रश्न आपके जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए, हम बिना समय गवाए शुरू करते हैं कि पहला जो प्रश्न है उसको हम विलोपन विधि से करने की कोशिश करते हैं, तो आपको विधि भी समझ में आ जाएगी और प्रश्न भी साथ ही साथ हल होता जाएगा। साथ ही आपसे एक और निवेदन कर दूं कि आप जब भी वीडियो देखें तो अपने साथ में कॉपी और पेन लेके जरूर बैठें, ताकि आपको जो भी लगे कि नहीं इससे साथ ही साथ मुझे नोट भी करना चाहिए, तो उसे आप नोट भी साथ ही साथ करते रहे। चलिए, तो पहला जो प्रश्न है वो ये दिया हुआ है, पहला समीकरण तो दिया हुआ है x + y = 5। ठीक है, और दूसरा जो समीकरण दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2x - 3y = 4। ठीक है, ये दो हमें रैखिक समीकरण युग्म तो दिए हुए हैं। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसको कौन सी विधि से हल करना है, विलोपन विधि से। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि विलोपन विधि वास्तव में क्या है, क्योंकि जब तक हमें विधि समझ में नहीं आएगी तो हम प्रश्नों को बेहतर तरीके से कर ही नहीं पाएंगे। तो अब विलोपन का अर्थ होता है किसी एक पद को वहां से गायब करना, उसको निरस्त करना, उसको हटाना। यानी जो पिछले प्रश्न में तो हमने क्या किया था, जब हमने प्रतिस्थापन किया था उसमें तो क्या किया था, हमने एक चर पद की वैल्यू ज्ञात करके उसको दूसरे समीकरण में रखी थी और वहां से हमने एक चर का पहले आंसर ज्ञात किया था और फिर वहां से जब उसका एक y का या x का जो आंसर आ गया था उसको हमने पुनः इस समीकरण में रख के यहाँ से हमने दूसरे चर का मान ज्ञात किया था। ठीक है, लेकिन विलोपन विधि में हमें क्या करना है, हम दोनों चरों में से एक चर को विलोपित करेंगे। विलोपित का मतलब होता है गायब करना, यानी हम इसको यहाँ से एक चर को पहले ही निरस्त कर देंगे, उसको यहाँ से कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास एक ही चर बचेगा। उस एक चर का हमें आंसर जल्दी मिलेगा और जब एक चर का आंसर मिल जाएगा तो हम किसी भी समीकरण में, चाहे समीकरण नंबर 1 में या समीकरण नंबर 2, किसी में भी हम जब उसकी वैल्यू रखेंगे तो हमें दूसरे चर का भी मान ज्ञात हो जाएगा। तो पहला जो समीकरण दिया वो क्या दिया हुआ है, x + y = 5। ठीक है, और दूसरा जो समीकरण है वो दिया हुआ है 2x - 3y = 4। दोनों ही समीकरणों को मैं यहाँ पास लिख रहा हूँ ताकि हम इसकी जब तुलना करेंगे तो हमें जल्दी समझ में आएगा कि हमें इस प्रश्न में क्या करना है। ठीक, अब विलोपित कैसे करना है, चाहे तो हम x को भी विलोपित कर सकते हैं और चाहे तो हम y को भी विलोपित कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको 2-3 स्टेप का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला काम हमें ये करना पड़ेगा, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए मान लो y को अगर यहाँ से विलोपित करना चाहे तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो दोनों जगह y के जो गुणांक है उनको हमें बराबर करना है। ठीक है, क्या करना है, यानी जैसे यहाँ पर तो देखिए y का गुणांक कितना दिया हुआ है +1 और यहाँ y का गुणांक दिया हुआ है -3।
तो पहला काम तो हमें ये होगा कि दोनों ही जगह y के गुणांक को हमें समान करना है, और दूसरा काम हमें ये करना है कि दोनों के जो चिन्ह है वो दोनों अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, यानी एक अगर प्लस का है तो दूसरा हमें कौन सा चाहिएगा, माइनस का, ताकि जब इनको हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो जब इनका आपस में दोनों जीरो मान हो जाएगा और केवल हमारे पास एक चर बचेगा x। ठीक है, तो इस दोनों समीकरण हमें देखे तो क्या करना है, सबसे पहले इसको हम बराबर कैसे करेंगे। तो पहला जो समीकरण है यहाँ पर हमें दूसरे समीकरण में y का जो गुणांक दिया हुआ कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो पहले समीकरण में भी y का गुणांक हमें 3 करने के लिए हम क्या करेंगे, जो पहला जो समीकरण है उस पूरे समीकरण को हम 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो इस जो समीकरण है इसको हम क्या करेंगे, जो समीकरण 1 जो है उस समीकरण 1 को हम 3 से गुणा करेंगे। अब देखिए गुणा करने से क्या होगा, हमारे पास जो y का जो गुणांक है वो दोनों जगह समान हो जाएंगे। तो गुणा करते हैं, पहले 3 का x से गुणा कर दिया, कितना हो जाएगा 3x, प्लस 3 का y से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3y, और 3 का 5 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे 15। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 3। ठीक, अब हम इसके नीचे दूसरा समीकरण आप लिख दीजिए। दूसरा समीकरण क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 4। अब देखिए दोनों जो समीकरण है इसमें हमने पहला काम तो कर दिया कि हमने y के गुणांक दोनों जगह समान कर दिए। दोनों ही जगह कितना हो गए, 3 हो गए, इसका भी गुणांक कितना हो गया 3। ठीक है, अब दूसरा काम हमें क्या करना है, दोनों चिन्ह अलग अलग होने चाहिए। तो यहाँ पर तो प्रश्न में पहले से ही देखिए यहाँ पर तो गुणांक जो है +3 है और यहाँ पर जो गुणांक है वो कितना है -3। तो हम जब दोनों ही समीकरणों को सीधा जब जोड़ेंगे तो हमें जो y जो पद है वो यहाँ से विलोपित हो जाएगा। ठीक है, तो अगर जब आपके पहले से ही दोनों के चिन्ह अगर अलग अलग हो तो हमें कौन सी क्रिया करनी है, जोड़ने की। और दोनों जगह अगर आपके समान चिन्ह पहले से ही हो तो हम यहाँ पर घटाने की क्रिया करेंगे, तब जाके इनके निशान बदल जाएंगे। जब प्रश्न आएगा उस समय अपन इसको हल करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जोड़ने पर तो जोड़ेंगे तो हमें देखिए 3x और 2x को जोड़ दिया, कितने हो जाएंगे 5x। ठीक है, जब इनकी जोड़ करेंगे हम प्लस के 3y और माइनस के 3y तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर इनकी जोड़ कीजिए, 15 और 4 कितने हो गए 19। ठीक है, अब x की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 19, 5 का पक्षांतर कर दीजिए, 19/5। तो बहुत ही ज़्यादा कम स्टेप में हमारा x की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू या तो समीकरण आप 1 में रखिए या समीकरण नंबर 2 किसी में भी हम रख सकते हैं। तो आपको जहां जितना सिंपल लगे कि इसमें वैल्यू रखने से जल्दी आंसर आएगा उस समीकरण में आप x की वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मुझे जो है पहला समीकरण ज़्यादा सिंपल दिख रहा है, तो हम पहले समीकरण में x की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो पहला जो समीकरण है वो कौन सा है, x प्लस वाई बराबर 5। ये पहला समीकरण था। इस पहले समीकरण में हम क्या करते हैं, समीकरण 1 जो है उसमें हम y का मान रखते हैं, सॉरी x की वैल्यू हमने निकाली है तो हमें किसका मान रखना पड़ेगा, x का। तो हम x का मान रखते हैं तो हमें क्या होगा, y की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो x है उस x की जगह हमें क्या लिखना है, हमें मान प्राप्त हुआ 19/5, तो हम x की जगह लिख देंगे 19/5 प्लस y बराबर क्या है 5। तो 19/5 का पक्षांतर कर देते हैं तो y बराबर हमें मिलेगा 5, यहाँ प्लस के हैं तो यहाँ क्या हो जाएंगे माइनस के 19/5। ठीक है, अब चूंकि भिन्न में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। 1 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा 5। अब यहाँ पर 1 का भाग दिया 5 में कितनी बार जाएगा 5 बार, 5 का गुणा 5 से करेंगे तो हमें मिल जाएंगे 25। ठीक है, माइनस का माइनस, 5 का भाग यहाँ 5 में दिया कितनी बार, 1 बार, 1 का जब गुणा हम 19 से करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे 19। ठीक है, तो y की जो वैल्यू मिलेगी, हम 25 में से 19 को आप घटा दीजिए, कितने बचेंगे 6/5। ये हो जाएगी y की वैल्यू। दूसरा जो प्रश्न इसका दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, पहला समीकरण जो वो तो दिया हुआ है 3x प्लस 4y बराबर 10। ठीक है, ये तो दिया हुआ है पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2x माइनस 2y बराबर 2। ये दिया हुआ है समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो अब इसको हमें कौन सी विधि से हल करना है, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि के लिए पहला काम क्या करेंगे, वही y के दोनों गुणांकों को हम बराबर करें। तो देखिए यहाँ पर तो y का गुणांक कितना दिया हुआ है 4 और यहाँ y का गुणांक कितना है 2। तो इनको बराबर करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ सीधा ही दिख रहा है कि अगर हम समीकरण 2 को अगर 2 से अगर हम गुणा कर दें तो y का गुणांक यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर कौन सा है, दूसरा। समीकरण 2 को कितने से गुणा करना है, 2 से गुणा करने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 को यहाँ पर हम
कितने से गुणा कर रहे हैं, 2 से, तो 2 से गुणा कर दीजिए, 2 का 2 से गुणा कर दिया, कितने हो गए 4x, 2 का 2 y से कर दिया, 2 दूनी 4y, और यहाँ पर भी 2 का 2 से गुणा कर दिया, 2 दूनी कितने हो गए 4। ये हो गया नया समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो हम इसको बदल दिया। अब इसके नीचे हमें कौन सा समीकरण लिखना है, ये 1 नंबर वाला समीकरण लिख दिया, 3x प्लस 4y बराबर 10। ठीक है, यह है समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर हमें देखना है कौन सी क्रिया करनी पड़ेगी, जोड़ना या घटाना। तो सबसे पहले हम गुणांक देखेंगे कि यहाँ पर तो देखिए गुणांक जो है -4 है, यहाँ पर क्या है +4, यानी सीधे ही विलोपित हो जाएंगे, हमें निशान बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमें कौन सी क्रिया करनी है, जोड़ने की। ठीक है, तो जोड़ने पर क्या होगा, जोड़ दीजिए 4x और ये 3x कितने हो गए 7x, यहाँ पर प्लस के 4 माइनस के 4 हो गए 0 बराबर, यहाँ 4 और 10 को भी जोड़ दिया, कितने हो गए 14। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 14/7, यानी x बराबर आ गया 2। यानी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही जल्दी हमारे आंसर इससे प्राप्त हो जाते हैं। अब हम यहाँ से समीकरण नंबर 1 या 2 कोई भी आप ले लीजिए। जैसे समीकरण नंबर 1 में हम मान रख लें, तो समीकरण 1 में किसका मान रखें, हमें x की वैल्यू मिली है तो x का मान रखेंगे। x का मान रखने पर चलिए, अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक चीज और आ रही होगी कि मैं हर बार x की ही वैल्यू यहाँ पर क्यों ज्ञात कर रहा हूँ, पहले क्या हम पहले y की वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, आप y की जगह अगर x को भी हम पहले अगर विलोपित करना चाहें तो इसी विधि से हम कर सकते हैं। पहले हम x के गुणा को बराबर करके x को कैंसिल करके हम पहले y का आंसर ज्ञात भी कर सकते हैं, और जब y का हम मान किसी भी समीकरण में रखेंगे तो हमें x की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो आपको कहीं भी ऐसा संदेह करने की जरूरत नहीं है कि पहले हमें x की वैल्यू ही ज्ञात करनी है या हमें पहले y की वैल्यू ही ज्ञात करनी है। जो आपको ज़्यादा सिंपल लगे कि ये वैल्यू जल्दी आ सकती है तो उसको आप पहले हल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम समीकरण 1 में किसका मान रखना है, हमें x का मान रखते हैं। तो समीकरण 1 कौन सा था, एक बार पुनः देख लीजिए। समीकरण जो था 3x प्लस 4y बराबर 10, यही था हमारा 1 नंबर समीकरण। अब इस समीकरण में हमें क्या करना है, x की वैल्यू रखनी है। तो x का मान कितना आया है 2, तो यहाँ पर जो x है उसकी जगह हम 2 रख देते, पहले 3 के 3 लिख दिए, ये x की जगह हमने क्या लिख दिया 2। ठीक है, प्लस ये 4y और बराबर क्या है 10। अब यहाँ गुणा कर दीजिए, 3 का 2 से गुणा कर दिया, कितने हो गए 6 प्लस 4y बराबर है 10। 6 का पक्षांतर कर देते हैं, तो 4y बराबर क्या हो गया 10 प्लस के 6 है तो यहाँ देंगे माइनस के 6, तो 4y बराबर हमें आंसर मिल गया है क्या, 4। तो y की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 4/4, यानी y की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी 1। ठीक है, इसी के तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा जो प्रश्न है उसका पहला समीकरण तो दिया हुआ है हमें 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 9x बराबर 2y प्लस 7। अब यहाँ पर हमें देखें तो समीकरण का जो रूप दिया हुआ थोड़ा सा अलग दिया हुआ है। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको व्यवस्थित करेंगे। तो व्यवस्थित करने के लिए हमें क्या करना है, देखिए पहले x चर लिख दिया, दूसरा हमने उसके बाद y चर हमने लिख दिया। ये तो हमें यही रखना है, 4 का हम कर देते हैं पक्षांतर, तो 0 माइनस 4 का हमने पक्षांतर कर दिया, क्या हो जाएगा +4। यानी पहला जो समीकरण हमें थोड़ा व्यवस्थित मिल जाएगा वो क्या मिलेगा, 3x माइनस 5y बराबर 4। ये हो गया समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब इसी तरह से इसको भी थोड़ा व्यवस्थित करें। इसमें क्या करना है, x और y चर को एक तरफ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस y जो चर है इसका आप पक्षांतर कर दीजिए। यहाँ प्लस के 2y है तो यह पक्षांतर होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस के 2y। इस तरफ क्या है 7, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। तो अब दोनों समीकरण थोड़े व्यवस्थित हो गए हैं। अब इनको क्या इसके दूसरे के हम नीचे लिखेंगे, तो हमें ये देखिए 9x माइनस 2y बराबर 7। अब यहाँ से हमें तुलना करने में थोड़ी आसानी होगी। अब देखिए यहाँ पर न तो हमारा x के चर बराबर है न y चर बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, y चर को बराबर करने की कोशिश करते हैं। अब इसको बराबर करने के लिए देखिए यहाँ पर आप सीधा ही तरीका कुछ यूज नहीं कर सकते कि हम केवल इसको अगर गुणा करें तो हमें बराबर मिल जाएंगे, या केवल इस 2 को गुणा में 5 बनाना है तो भी हमें मुश्किल लग रहा है। ठीक है, यानी डायरेक्ट तो हमारे पास ऐसा कोई तरीका ही नहीं है कि केवल हम किसी भी एक समीकरण को गुणा करें तो दोनों जो गुणांक है वो बराबर हो जाए। ऐसे जब स्थिति आपके सामने आ जाती है कभी कि हमें ऐसा दिख ही नहीं रहा कि जैसे 5 को किससे गुणा करेंगे वो 2 बनेगा, ये तो संभव ही नहीं है। और 2 को हम किस से गुणा कर रहे हैं कि 5 बन जाए, ये भी संभव नहीं है। जब आपकी ऐसी स्थिति हो जाए तो आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, सब आप इतना काम कीजिए। इसमें हमें 2 जो है, इस 2 का गुणा तो कर दीजिए आप समीकरण नंबर 3 से, और यहाँ पर जो 5 का जो गुणांक है वो आप कर दीजिए इस अगले समीकरण से।
तो यहाँ से आप जब क्रॉस गुणा करेंगे, यानी दो जो आपके गुणांक में आ रहे हैं उसका इस समीकरण से गुणा करेंगे, और 5 जो इस समीकरण y का जो गुणांक है इसका हम चौथे समीकरण से गुणा करेंगे, तो दोनों ही जो समीकरण उनमें y के गुणांक बराबर हो जाएंगे। चलिए इसको करके देखते हैं। तो समीकरण 3 को हम किससे गुणा कर रहे हैं? 2 से। तो यहाँ आप लिख दीजिए समीकरण 3 को 2 से, तथा समीकरण 4 को हम कितने से गुणा कर रहे हैं? 5 से। तो समीकरण 4 को 5 से गुणा करने पर, चलिए इतना लिखने के बाद अब हम क्या करते हैं, समीकरण 3 को तो करते हैं 2 से गुणा, तो 2 का गुणा 3x से किया, कितने हो जाएंगे? 6x, माइनस 5y को 2 से गुणा किया, 5 दूनी 10y, और 4 को 2 से गुणा कर दिया, 4 दूनी 8। ये हो गया समीकरण नंबर 5। ठीक है, इसी तरह से समीकरण 4 को कितने से गुणा करना है? 5 से। तो गुणा कर दीजिए, 9 पंजे कितने हो गए? 45x, माइनस 5 दूनी कितने हो गए? 10y, और 7 पंजे कितने हो गए? 35। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 6। अब देखिए, अब यहाँ पर हमें क्या करना है? गुणांक तो दोनों के हो गए बराबर, लेकिन मैंने जो दूसरी जो शर्त कही थी वो ये है कि हमारे दोनों जो निशान होने चाहिए गुणांक के, वो कैसे होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। यानी एक अगर प्लस का है तो दूसरा होना चाहिए माइनस का, लेकिन यहाँ पर हमारे पास दोनों ही माइनस के ही निशान है, तो हम इनको विलोपित सीधे तो नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमें जोड़ने की बजाय कौन सी क्रिया करनी पड़ेगी? घटाने की क्रिया। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है? घटाने पर, जब हम घटाने की क्रिया करेंगे तो जब पहले समीकरण में से हम दूसरे समीकरण में जब घटाना हो तो हम क्या करेंगे? इसके निशान आप बदल दीजिए। यानी जो प्लस के 45 है इसका तो हमने कर दिया माइनस 45, ये माइनस के 10 है इसको हम क्या बना देंगे? प्लस के 10 हो जाएंगे, और 35 जो प्लस के हैं ये हो जाएंगे माइनस के। ठीक है, तो जब निशान बदल जाएंगे तो गुणांक अलग अलग हो जाएंगे, तो ये विलोपित करने में हमें कोई समस्या नहीं आएगी। अब देखिए, इनको हम घटाते हैं, तो यहाँ पर तो है हमारे पास प्लस के 6 और ये है माइनस के 45, तो ज़्यादा किसके हैं? यहाँ पर माइनस के। कितने ज़्यादा है? 45 में से आप 6 माइनस कर दीजिए, यानी 39x। ठीक है, अब यहाँ पर हम y का गुणांक देखें तो ये तो है माइनस के 10y और ये है प्लस के 10y, तो ये तो विलोपित हो जाएंगे दोनों। यहाँ क्या बचेगा? यहाँ पर है प्लस के 8 और माइनस के है 35, यानी ज़्यादा किसके हैं? माइनस के। तो माइनस के कितने ज़्यादा है? 27। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 35 में से 8 को माइनस कर दिया, यानी माइनस के 27 हमारे बच गए। तो हम x की जो वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस 27 बट्टा माइनस 39। अब माइनस से माइनस कट कर दिया, अब 27 और दोनों में ही 3 का भाग जा रहा है, इसमें 9 बार, इसमें 13 बार। तो x की जो वैल्यू आ गई है वो हमें क्या मिल गई है? x बराबर 9 बट्टा 13। ये हमें पहले चर का मान ज्ञात हो गया। अब हमें क्या करना है? इस x का जो मान है वो हमें दोनों में से किसी भी समीकरण में हमें लिख के इसका मान ज्ञात करना है। तो चाहे तो हम पहला समीकरण को यूज कर सकते हैं, या चाहे तो हम दूसरे समीकरण को यूज कर सकते हैं। ठीक है, या हम तीसरा जो समीकरण हमने व्यवस्थित किया उसमें भी आप मान ज्ञात कर सकते हैं, या बोली चौथा जो समीकरण आपने जो ज्ञात किया है उसमें भी हम मान रख सकते हैं। कहीं से भी आपको x की वैल्यू जो रखोगे तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर जैसे मैं चौथा समीकरण लिखा है तो इसी का ही यूज कर रहा हूँ। तो x की जगह हमें क्या लिखना है? जो x की वैल्यू आई है वो हम रख देते हैं चौथे समीकरण में। तो समीकरण 4 में x का मान रखने पर, ठीक है, x का जो मान आया है वो हम रख देते हैं समीकरण नंबर 4 में। तो समीकरण 4 क्या है? 9x है, तो ये 9 लिख दिए। x की जगह हमने क्या लिख दिया? 9 बट्टा 13 माइनस 2y बराबर है 7। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको काटने की कोशिश करें, कटने वाले नहीं है, तो हम 9 का 9 से गुणा कर देते हैं। 9 9 81 बट्टा 13 माइनस 2y बराबर 7। ठीक है, अब क्या करें? 81 बट्टा 13 जो है उसका हम कर देते हैं पक्षांतर, तो हमें मिल जाएगा माइनस 2y बराबर 7। 81 बट्टा 13 प्लस के है तो यहाँ हो जाएंगे माइनस के 81 बट्टा 13। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा? इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। पहले 7 बट्टा 1 लिख दीजिए। अब यहाँ पर जब इनका एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा? 13। ठीक है, 1 का भाग 13 में यह कितनी बार जाएगा? 13 बार। 13 का गुणा 7 से कीजिए, 13 सत्ते 91 माइनस इधर 13 का भाग 13 में दिया कितनी बार? 1 बार। 1 का 81 से गुणा किया 81। ठीक है, यानी y की जो वैल्यू मिलेगी हमें माइनस 2y बराबर हमें मिल रहा है कितना? 91 में से 81 हमने माइनस कर दिया, कितने बच गए? 10। प्लस के बचेंगे क्योंकि प्लस की संख्या ज्यादा है, बट्टा क्या है? 13। ठीक है, अब इस 2 का भी कर दीजिए पक्षांतर। 10 बट्टा 13, ये माइनस 2 जो है वो भाग में आएंगे, कहाँ आएंगे? इसके पास में आ जाएंगे। इसको कट कर दीजिए, ये तो -1, ये हो गए 5।
यानी y की जो वैल्यू मिली है वो हमें मिल जाएगी -5/13। अब इसी के चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसका चौथा जो समीकरण दिए हुए हैं उसमें समीकरण पहला समीकरण तो दिया हुआ है x/2 + 2y/3 बराबर दिया हुआ है -1, ठीक है। और दूसरा जो समीकरण दिया हुआ है वो दिया हुआ है x - y/3 बराबर 3। यहाँ पर जो दोनों समीकरण दिए हुए किस रूप में दिए हुए हैं, भिन्न रूप में दिए हुए। तो जैसा जिन्होंने पिछला वीडियो देखा उसमें तो हमने इसी तरह के एक प्रश्न को हल किया था, इस समीकरण हमने थोड़ा सिंपल किया था, तो उसी को हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। तो आप इसको बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसा उसमें हमने किया था, जो हर है उन हरों का हम क्या लेंगे, एलसीएम। तो 2 और 3 का जो एलसीएम लेंगे, लघुत्तम समापवर्ती करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 6। तो इस पूरे जो समीकरण है इस समीकरण को हम 6 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे हम, समीकरण 1 को 6 से गुणा करेंगे। तो 6 से जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये जो समीकरण जो भिन्न के रूप में है वो सिंपल हो जाएगा और हम उसको हल करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हम क्या किया, इस पूरे समीकरण को 6 से गुणा करना है, यानी इसका अर्थ होगा x/2 है, इसको भी हमें 6 से गुणा करना है। दूसरा जो पद है 2y/3, इसको भी हम 6 से गुणा करेंगे। और -1 जो है इसको भी हम क्या करेंगे, 6 से गुणा करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 2 से 6 को काट दिया कितनी बार, 3 बार। 3 का x से गुणा कर दिया, कितने हो गए 3x प्लस 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 का 2y से गुणा कर दिया, 2 दूनी 4y बराबर 6 एकम हो गए 6। ये हो गया समीकरण नंबर 3, ठीक है। इसी तरह से दूसरा जो समीकरण इसको भी अपन थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर भिन्न हर के रूप में क्या दिया हुआ है, केवल 3 दिया हुआ है। तो हम समीकरण 2 जो है उसको कितने से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करते ही ये जो समीकरण है वो सिंपल हो जाएगा। तो 3 से गुणा करने पर सारे ही पदों को किससे गुणा करना है, 3 से। तो पहला जो है x, इसको भी हम 3 से गुणा करेंगे। दूसरा जो पद है y/3, इसको भी हम 3 से गुणा करेंगे। और यहाँ जो लिखा हुआ है 3, इसको भी हम 3 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर तो गुणा कर दिया, क्या बन गया ये 3x माइनस यहाँ 3 से 3 कट हो गया एक बार, 1 का y से गुणा कर दिया y, और 3 3 कितने हो गई 9। ये हो गया समीकरण नंबर 4, ठीक है। तो इस समीकरण को भी हम यहाँ लिख देते हैं इसके नीचे, 3x माइनस y बराबर 9। ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब यहाँ पर देखिए y के गुणांक जो है वो तो समान नहीं है, लेकिन x के गुणांक तो पहले से ही समान है। तो हम इसको सीधा ही विलोपित कर देंगे। क्या करना पड़ेगा, देखिए गुणांक तो बराबर है, लेकिन दोनों के जो निशान है वो दोनों ही कैसे हैं, प्लस के हैं। तो सीधा जोड़ने पर तो ये गुणांक तो विलोपित नहीं हो सकते। यहाँ पर हमें कौन सी क्रिया करनी पड़ेगी, घटाने पर। जब घटाने की क्रिया करेंगे तो निशान इनके बदल जाएंगे। जैसे प्लस के 3x है, इसकी जगह क्या हो जाएंगे माइनस के 3x। जो माइनस का जो y है वो क्या हो जाएगा, प्लस का y। और ये जो प्लस के 9 है ये हो जाएंगे माइनस के 9, ठीक है। अब इसको आप घटाने की क्रिया कर देते हैं। तो प्लस के 3 में से माइनस के 3, ये तो हो गया विलोपित। अब यहाँ पर ये देखिए प्लस के तो है 4y और ये है प्लस का y, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि कई बार जल्दबाजी में क्या होता है, जब हम क्रिया घटाने की यहाँ लिखते हैं तो हम इनको भी साथ ही साथ घटाना शुरू कर देते हैं, जो आपकी गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि घटाने की क्रिया चाहे भले हम कर दें, लेकिन अगर आपके यहाँ पर निशान दोनों ही सेम है, यानी दोनों अगर प्लस के निशान बन रहे हैं या दोनों माइनस के बन रहे हैं, तो वहां पर आप इनको आपस में घटाएंगे नहीं, बल्कि इनको आपस में क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये प्लस के 4y है और ये प्लस का y है, तो कुल मिला के कितने हो गए, प्लस के 5y, ठीक है। और इसी तरह से आप इस तरफ देखें तो ये तो है माइनस के 6 और ये भी है माइनस के 9। तो इन दोनों को आपस में घटा तो नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर भी दोनों के निशान कैसे है, समान है। तो हमें इनको जोड़ना ही पड़ेगा, यानी कितने हो गए, ये माइनस के 15 हो गए, ठीक है। तो y की जो वैल्यू मिलेगी वो हमें मिल जाएगी -15। 5 का पक्षांतर कर दीजिए, बट्टा में 5 आ गया। तो y की जो वैल्यू आ गई वो तो आ गई -3, ठीक है। अब इस y की वैल्यू को हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। चलो यही पे रख देते हैं, चौथा समीकरण हमें दिख रहा है। तो समीकरण 4 में y का मान रखने पर ठीक है। तो यहाँ पर हम समीकरण जो है हमारे पास क्या है, 3x माइनस y की वैल्यू कितनी आई है, -3। तो ये हमने लिख दी -3 बराबर क्या है 9, ठीक है। थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, 3x माइनस का माइनस से गुणा कर दिया, क्या हो जाएगा, प्लस के 3 बराबर 9। अब इस 3 का कर दीजिए पक्षांतर, तो 3x बराबर हो जाएगा 9 प्लस 3 का पक्षांतर करेंगे तो -3 हो जाएंगे। तो 3x बराबर हमें क्या मिल जाएंगे, 6। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 6/3, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 2,
ठीक है। तो इस तरह से हम विलोपन विधि द्वारा किसी भी प्रश्न को ज़्यादा बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। तो आशा करूंगा आज के वीडियो मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको विलोपन विधि द्वारा जो रैखिक समीकरण युग्म जो है उनको हल करना सिखाया है। फिर भी अगर आपको इसमें कहीं भी समझ में नहीं आया है या कोई ऐसा स्टेप है जो आपसे शायद मिस हो गया है या उसको आप बेहतर तरीके से अगर नहीं समझ पाए तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा जिसमें हम प्रश्न 3.3 के अगले जो प्रश्न है दूसरे प्रश्नों पर अपन चर्चा करेंगे। उन प्रश्नों को हम जो समीकरण जो दिए हुए हैं, जो समस्या दी हुई है, उन समीकरणों से हम पहले रैखिक युग्म बनाना भी सीखेंगे और उनको हल करना भी सीखेंगे। तो अगर इसमें आपके कहीं भी स्टेप चूक गया हो तो आप कमेंट में जरूर लिखें, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा तो उसमें और बेहतर तरीके से मैं आपको इसमें समझा सकता हूं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें और अपने साथी के साथ शेयर करें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे पुनः निवेदन कर दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन जो उसको भी आप प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों को लेकर, तब तक अभ्यास अपना जारी रखिए। धन्यवाद।